विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम, अध्याय 6, भूल भुलैया का अंतहीन मार्ग। राजमोहन रॉय चौधरी और जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य डॉक्टर मदन लाल के साथ घास फूस जैसे बालों वाला कुत्ता और तीतर के लंबे कमरे से बाहर निकले और चकमक सड़क के नीचे हरे मैदान और विधवा कुंज की ओर बढ़े। अभी भी सुबह का समय था। जांच मुश्किल से आधे घंटे तक चली थी और गांव वाले अभी भी टैपरूम में इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। टैपरूम का मतलब होता है मदिरालय या शराब घर, जहां शराब, खासकर बियर, परोसी जाती है। यह अक्सर किसी शराब की भट्टी, ब्रूवरी या बार से जुड़ा होता है, जहां ग्राहक सीधे ताजी शराब का आनंद ले सकते हैं। सुबह बहुत धूप थी, हालांकि मई के अंत के लिए यह ठंडा था और मई के आखिरी फूल ठंडी हवा में कांप रहे थे। डॉक्टर मदन लाल जोर जोर से बातें कर रहे थे। उन्हें जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य जैसा अच्छा श्रोता पहले कभी नहीं मिला था। अमेरिकी जज में हर चीज में रुचि लेने की अद्भुत क्षमता थी और डॉक्टर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक महत्वपूर्ण मामला, वे कह रहे थे। मुझे आम तौर पर पुजारी पसंद नहीं हैं, बहुत संकीर्ण सोच वाले होते हैं, लेकिन बिमल भट्टाचार्य पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। समझ रहे हैं ना? मैं उसे तब से जानता हूं जब से मैं इस इलाके में 30 साल पहले आया था। मुझे याद है, मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, जब उसके पैर की नस खींच गई थी। उससे ज्यादा स्वस्थ, जिंदा दिल बूढ़ा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और फिर भी उसे एक विचार आया। उसने अलग अलग कल्पनाएं की और अंत में खुद को गोली मार ली। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने एक तीव्र नजर डॉक्टर पर डाली। तो किसी भी तरह की बीमारी का कोई संकेत नहीं था? बिल्कुल नहीं महोदय, डॉक्टर ने जोर देकर कहा। मैंने अदालत में सुमन भौमिक को भी यही बताया। कोई कारण नहीं था कि वह आराम से 20 साल और न जी सकता। लेकिन यह भ्रम के सबसे आम रूपों में से एक है। वे आगे बोले, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भय की भावना का सबसे अधिक प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है। एक बार अगर किसी को यह डर लग जाए कि उसे कोई घातक बीमारी है, तो उसे अपनी शारीरिक स्थिति के कई सबूत मिलने लगते हैं। बहुत अफसोस की बात है, अगर वह बस मेरे पास आ जाता तो मैं उसे समझा सकता था। बेचारी रुक्मणी रॉय चौधरी, उन्होंने आगे कहा। उसे यह खबर सहनी मुश्किल होगी, मुझे डर है। वह और बूढ़ा आदमी बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने तुम्हारे पिता की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश की। राजमोहन रॉय चौधरी। राजमोहन रॉय चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया और उत्पल भट्टाचार्य ने सहमति में सिर हिलाया। मेरी बेटी उसके साथ विधवा कुंज में है, उन्होंने कहा। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाते हैं। उन्होंने झुककर एक पत्थर उठाया और भूतू सोना के लिए फेंक दिया, जो जांच के दौरान बार में राजमोहन रॉय चौधरी का इंतजार कर रहा था और अब धूल में बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा था। हैरानी की बात है कि यह कुत्ता कितना बड़ा मूर्ख है, उन्होंने टिप्पणी की, क्योंकि मिश्रित नस्ल का कुत्ता पहले पत्थर के पीछे भागा, फिर अपना मन बदल लिया और वापस आकर गंभीरता से उनके पीछे चलने लगा। उसकी नाक जमीन के बहुत करीब थी। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर उसे देखा। सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह है, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ सूंघने की क्षमता भी है। उत्पल भट्टाचार्य हंसे। यह भैरवनाथ मुखर्जी का कुत्ता है ना? डॉक्टर ने सिर हिलाया। कहते हैं जैसा कुत्ता वैसा मालिक, उन्होंने सूखे लहजे में कहा। जैसे ही वे विधवा कुंज पहुंचे, उन्होंने देखा कि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की छोटी कार गेट के बाहर खड़ी थी। खुद भैरवनाथ मुखर्जी बोनट के ऊपर झुके हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और गर्मी के कारण लाली थी। परमव्रता भट्टाचार्य, रुक्मणी रॉय चौधरी और काबेरी भट्टाचार्य बरामदे में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। अरे, वह वापस आ गया, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा और तेजी से आगे बढ़े, जहां भूतू सोना पहले ही कार के सामने लेट चुका था, उसके चारों पैर हवा में लहराते हुए। जैसे ही दोनों बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे समूह की ओर बढ़े, एक आकृति छप्पर वाले पोस्ट ऑफिस और गांव की दुकान से निकली और उनकी ओर बढ़ी। वह एक लंबा,
गोरा आदमी था जिसके बाल इतने छोटे कटे हुए थे कि वह लगभग गंजा लगता था। ये मिस्टर अर्नब रॉय थे, गांव के बाहरी व्यक्ति, यानी वह मंदार मोनी का मूल निवासी नहीं था, बल्कि ऐसा माना जाता था कि वह दूर रामनगर में पैदा हुआ था, जो करीब 40 मील दूर था। उनकी अत्यधिक विनम्रता और श्रेष्ठता की भावना ने उन्हें गांव के समुदाय में सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति बना दिया था। वह अपनी बेटी के साथ रहते थे, जो उनकी ही तरह गोरी और नर्म मुलायम चेहरे वाली थी। वे दोनों न केवल पोस्ट ऑफिस बल्कि 6 मील के दायरे में इकलौती दुकान भी संभालते थे। वह हरे मैदान की लंबी घास से होते हुए शान से चले और फिर सड़क पर आकर छलांग लगाकर जज और डॉक्टर से कुछ कदम आगे बढ़ गए। पत्र महोदय, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी घोटी बंगाली की लहजे वाली आवाज में एक बनावटी सुधार झलक रहा था। दूसरी डाक अभी आई है। और जब मैंने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला, महोदय, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा, वो रहे नए जमींदार। उसने आखिरी शब्द पर अस्वाभाविक जोर दिया और उसका कृपा पात्र बनने का प्रयास बहुत ही नकली लगा। उसने फिर से सांस लेने के लिए हाँफते हुए कहा और जल्दी से आगे बढ़ा। और मेरी बेटी महोदय, उसने कहा, पिताजी, इसे उनके पास ले जाओ। और इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने चौकोर सफेद लिफाफा जज को सौंपा और फिर अपनी सफेद उंगलियों को मसलते हुए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। हमारी यहां एक बहुत ही अच्छी छोटी दुकान है महोदय, और अगर कभी भी रॉय चौधरी विला में आपको किसी चीज की जरूरत हो महोदय, तो हमें इसे भेजने में बेहद खुशी होगी। जज, जो इस भाषण को कुछ भ्रमित होकर सुन रहे थे, क्योंकि वे 2 अलग अलग उच्चारणों के आदि नहीं थे, एक बनावटी और दूसरा वास्तविक, ने अपनी जेब में हाथ डाला। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, जैसा कि कई अन्य बारात आने वाले आगंतुक करते हैं, कि एक सुरक्षित नियम है, जब संदेह हो तो इनाम दो। मिस्टर अर्नब रॉय, जो किसी भी कीमत पर सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, ने सिक्का शानदार तरीके से ठुकरा दिया। ओह नहीं महोदय, उन्होंने कहा, आपके लिए कुछ भी करने में हमें खुशी होगी, दिन हो या रात महोदय। और फिर मुड़कर वह लंबी घास के बीच भाग गए, दौड़ते हुए अपने हाथों को अपनी कमर से मारते हुए। डॉक्टर बाकी लोगों के पास चले गए। वे सब राजमोहन रॉय चौधरी के इर्द गिर्द इकट्ठे थे। हां, अस्थायी पागलपन के दौरान आत्महत्या, वह कह रहे थे जब डॉक्टर पहुंचे। सुमन भौमिक ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, मुझे लगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। निर्मला वहां थी, बहुत दुखी। भोलानाथ की पत्नी उसे घर ले गई। मैं डॉक्टर को लंच के लिए लाया हूं। रुक्मणी रॉय चौधरी। भैरवनाथ कब से वापस आया? बस 10 मिनट पहले। खुद भैरवनाथ मुखर्जी ने जवाब दिया। मेरे कार्बोरेटर से रिसाव रोकने वाला छोटा सार्डिन टिन अपनी जगह से फिसल गया है। बस 1-2 मिनट लगेंगे, कुछ तारें ढीली हो गई हैं। राजमोहन रॉय चौधरी उसके पास गए और दोनों झुके हुए उस विविध प्रकार की हेयर पिन और धागों की जांच करने लगे जिससे भैरवनाथ मुखर्जी की कार चलती थी। तो उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने उसे देखा? सुबोध सान्याल को, मेरा मतलब है। हां, भैरवनाथ मुखर्जी ने जवाब दिया, कार्बोरेटर से पेट्रोल का एक छोटा फव्वारा निकालते हुए। लेकिन उसके इलाके में कोई स्पष्टता नहीं है। वह अपने पुराने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था, बस इतना ही। वह हमसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब है, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा, कि बिमल भट्टाचार्य वास्तव में पागल था जब उसने हमें लिखा था। हां, भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचते हुए कहा। या फिर उसने अपनी ऐनक के ऊपर से अपने दोस्त की ओर देखा, या फिर गंभीर मुसीबत अभी आई ही नहीं है। राजमोहन रॉय चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी कमर सीधी की और बाकी लोगों की ओर देखा, जो रुक्मणी रॉय चौधरी के आमंत्रण पर घर के अंदर जा रहे थे। राजमोहन रॉय चौधरी, उसने अचानक कहा, क्या तुम्हें वह अमेरिकी आदमी पसंद है? परमव्रता भट्टाचार्य, सबसे अच्छे लोगों में से एक, मुझे वह बहुत पसंद है। रुक्मणी रॉय चौधरी और मैं आज सुबह उसके बारे में बात कर रहे थे। वह ऐसे व्यक्तित्व को पसंद करती है, तुम्हें पता है। यही बात है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। अब अगर मैं दाढ़ी बढ़ा लूं
उसने गंभीरता से कहा, तो तुम कौन सा रंग सुझाओगे? कुछ आकर्षक जो इस सब को ढक सके। उसने इशारे से अपने चेहरे की ओर इशारा किया। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? मुझे किसी चीज से बाहर रहना पसंद नहीं। वे सुबह वाले कमरे में पहुंचे जहां सभी लोग इकट्ठा होकर शेरी पी रहे थे। शेरी एक लोकप्रिय अपेरिटिव है जिसे भोजन से पहले पिया जाता है ताकि भूख बढ़े और पाचन में सहायता मिले। यह एक स्पेनिश फोर्टिफाइड वाइन है जो मुख्य रूप से अंडालूसिया क्षेत्र में बनाई जाती है। शेरी को एपेरिटिव के रूप में पसंद किए जाने के कारण एक हल्की लेकिन जटिल स्वाद प्रोफाइल, यह सूखी से लेकर मीठी तक विभिन्न प्रकारों में आती है। 2. भूख बढ़ाने वाली विशेषता, इसकी अम्लता और हल्की मिठास पाचन तंत्र को सक्रिय करती है। 3. शानदार पेयरिंग, नट्स, जैतून, चीज और हल्के स्नैक्स के साथ बेहतरीन मेल खाती है। 4. कम तापमान पर परोसी जाती है। ठंडी शेरी गर्मियों में बेहद ताजगी भरी लगती है। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य बोल रहे थे जब वे अंदर आए। मुझे वाकई खेद है, मुझे इस कंपनी को लिखे अपने पत्र की पूरी तरह से याद नहीं थी। तस्वीर ने मुझे रुचि दी और चूंकि मिस रुक्मणी रॉय चौधरी ने इसका सुझाव दिया था, मैंने उनसे स्पेशलिस्ट को भेजने के लिए कहा। ठीक उस रात से पहले जब हम यहां आए, उसके बाद जो कुछ हुआ उसने इसे मेरे दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया। उन्होंने टाइपराइटर से लिखा हुआ पत्र मेज पर रख दिया। इस नोट में लिखा है कि उनका स्पेशलिस्ट कल दोपहर कार से यहां पहुंचेगा। मैं आसानी से उसे मना कर सकता हूं। इस समय उसे बुलाना थोड़ा असहज लगेगा। क्या यह उस नकली रोमनी के बारे में है? क्योंकि अगर ऐसा है तो कृपया इस भयानक घटना को कोई फर्क न डालने दें। बिमल भट्टाचार्य ने कभी किसी को असुविधा नहीं दी और मैं जानती हूं कि वह अब भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। वह शांति से बोली, लेकिन इतनी दृढ़ता से कि बूढ़े आदमी के लिए उसे मना करना असंभव हो गया। राजमोहन रॉय चौधरी ने सिर हिलाया। यह सच है, उन्होंने कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी बिमल भट्टाचार्य के बारे में सही कह रही है। मेरी सोच यह है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इससे दूर जा सकते हैं तो क्यों न जाएं? परमव्रता भट्टाचार्य ने पत्र उठाया। यहां लिखा है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्पेशलिस्ट मिस्टर सतिंद्र भाटिया। क्या? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी ने रुचि से उनकी ओर देखा। क्या तुम उसे जानते हो? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गहरी सांस ली। मैं उससे मिला हूं, उन्होंने कहा। वह एलिफेंटाइन पर था। जहां तक चित्रों की बात है, वह शायद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हो सकता है, लेकिन एक मार्गदर्शक, विचारक और मित्र के रूप में वह एक खतरा है। परमव्रता भट्टाचार्य मुस्कुराया। क्या वह उबाऊ है? उबाऊ? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। वह एक फिल्मी सितारे की आत्मकथा से भी बुरा है। वे अगले दिन रॉय चौधरी विला के लॉन पर चाय पी रहे थे। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा था कि जब कला विशेषज्ञ पहुंचे तो उनके मकान मालिक, जैसा कि वह उन्हें कहते थे, वहां मौजूद रहे। बूढ़े आदमी की इच्छा थी कि वह किसी भी तरह उस उदासी को दूर करने में मदद करे जो विधवा कूंज पर छा गई थी, और चूंकि राजमोहन रॉय चौधरी ने खुद ही सामान्य रूप से आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए वह और भी अधिक सहायता करने को तत्पर थे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी जुड़वा बच्चों के साथ स्वाभाविक रूप से आए थे और भूतू सोना उनके साथ था। वे चाय पर देर तक बैठे रहे और जब वे उठे तो लगभग 6 बज चुके थे। सूरज घर के पीछे डूब रहा था और उसकी आखिरी सुनहरी रोशनी बगीचे पर चमक रही थी, हरे पत्तों को सुनहरी आभा दे रही थी और पेड़ों के हल्के भूरे तनों को गर्म कर रही थी। शाम की शांति और संतोष का कुछ अंश उन पर उतर आया। क्या यह सुंदर नहीं है? काबेरी भट्टाचार्य ने उत्साह से कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसकी निगाहों का पीछा किया, जो झाड़ियों से घिरे विस्तृत लॉन से होते हुए ऊंचे पेड़ों के पार पार्कलैंड तक जा रही थी। आकर्षक, उन्होंने कहा। लेकिन मैं एक आदमी को जानता था जिसने कहा था कि जब तक वहां कागज के थैले न हो तब तक गांव असली गांव नहीं होता। वह उस समय करोड़पति था जिसने जेली ईल के व्यापार से अपनी पूरी संपत्ति बनाई थी। वह जिस गांव को जानता था वह केवल दीघा बीच और सुंदरबन वन था, वह भी बैंक हॉलिडे पर। जब उसने अपनी किस्मत बना ली और
भोलपुर में एक बड़ी जागीर खरीद ली तो वह इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। नौकर चाकर बहुत परेशान थे जब तक कि उसके एक सचिव ने आधा टन संतरे के छिलके, कुछ मूंगफली के छिलके और दर्जनों कागज के थैले मंगवा नहीं लिए। इससे वह जगह पूरी तरह बदल गई और तब से वह बूढ़ा व्यक्ति वहां बहुत खुशी से रह रहा है। यह सब आदर्शों का सवाल है, समझे? जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य अपनी डेक चेयर से उठे। कैसा रहेगा अगर हम इस जागीर का एक चक्कर लगा लें? उन्होंने कहा। भोलानाथ ने मुझे बताया कि पार्क के पूर्वी हिस्से में एक भूल भुलैया है। हां, है तो, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। हालांकि मुझे डर है कि इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 1-2 साल से इसे कांटा छांटा नहीं गया है। लेकिन यह अब भी वहीं है, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। चलो इसे देख आते हैं। वे सब लॉन पार करते हुए उस संकरी पक्की पगडंडी की ओर बढ़े जो नीची हेज से घिरी हुई थी और पार्कलैंड से होते हुए पूर्वी ओर के दूसरे बड़े बगीचे और रसोई घर के बगीचे तक जाती थी। एक चौड़े घास के मैदान के छोर पर जिसमें फलदार पेड़ खड़े थे, उन्होंने भूल भुलैया को देखा इससे पहले कि वे उसके पास पहुंचते। एक विशाल वर्गाकार या वृक्षों का समूह जो कभी संगमरमर की तरह चिकने कटे हुए थे, अब बढ़कर असमान और बेतरतीब हो गए थे। यह काफी बड़ा है, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। यह एक ओर से पूरे मैदान में फैला हुआ है और अंत में सड़क आती है। जब हम बच्चे थे तब यहां बहुत खेलते थे। वह मुड़ी और पाया कि वह केवल मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी से ही बात कर रही थी। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। राजमोहन रॉय चौधरी और काबेरी भट्टाचार्य पीछे रह गए थे। परमव्रता भट्टाचार्य उनके साथ नहीं आया था। जब उसने उसे देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुमने कुछ पता किया बिमल भट्टाचार्य के बारे में या लाल मोहरे के बारे में? भैरवनाथ मुखर्जी का हाथ कस गया। रुक्मणी रॉय चौधरी, उसने धीरे से कहा, मुझसे वादा करो, कभी लाल मोहरे के बारे में किसी से कुछ मत कहना। कभी नहीं, मुझसे वादा करो। उसने उसकी ओर तेजी से देखा। उसकी आंखों में डर की हल्की झलक थी। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। चिंता मत करो मेरी दोस्त, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे यह वादा करना होगा। उसके स्वर में जो गंभीरता थी उसे वह छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मैं वादा करती हूं, और राजमोहन रॉय चौधरी, वह समझदार है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वह इसके बारे में हम लोगों के बीच भी बात नहीं करेगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने सामान्य भावहीन चेहरे को एक पल के लिए बदलने दिया। रुक्मणी रॉय चौधरी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो कि मैंने तुम्हें इस सब में घसीट लिया? उसने उसे अपनी जानी पहचानी तीखी नजरों से देखा। तो तुम्हें लगता है कि बिमल भट्टाचार्य का इस दूसरे मामले से कुछ लेना देना है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसकी ओर नहीं देखा। वह कैसे कर सकता था, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज मध्यम थी और उसमें कोई दृढ़ता नहीं थी। क्या यह प्रवेश द्वार है? जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य की जोरदार आवाज ने उन्हें ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी ने यह वृक्षों की ऊंची झाड़ी के पास खड़े होकर आवाज दी थी। उसका हल्का फ्लैनल सूट गहरे हरे पृष्ठभूमि के सामने साफ नजर आ रहा था। बिल्कुल सही, रुक्मणी रॉय चौधरी ने जोर से जवाब दिया। मुझे डर है कि आपको कहीं कहीं रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। क्या आप भूल भुलैया से बाहर निकलने की चाबी जानना चाहेंगे? नहीं, मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा, जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने कहा और हरी दीवारों में गायब हो गए। यह तो बहुत आसान लग रहा है। उनकी आवाज झाड़ियों के पीछे से थोड़ी मध्यम होकर आई। अब मेरी बारी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। हमारे उतावले मित्र ने जो मौका खो दिया है, मैं उसकी भरपाई करूंगा। मैं खुद एक व्यक्तिगत टूर दूंगा जिसमें बैरेट्री, त्रिकोणमिति और किब्बो किफ्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ गाइड करेगा। मैं इसके लिए मामूली फीस लूंगा। इसी बीच काबेरी भट्टाचार्य के साथ राजमोहन रॉय चौधरी आ गए। मिस्टर उत्पल भट्टाचार्य, क्या आपने केंद्र पा लिया? उन्होंने जोर से पुकारा। मैं बिल्कुल इसके पास हूं, घनी यव झाड़ियों के बीच से आवाज आई।
यह ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, यहां बहुत सारे पक्षियों के घोंसले होने चाहिए। पक्षियों को यह पसंद नहीं होता, रुक्मणी रॉय चौधरी ने टिप्पणी की। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई केंद्र है, जज की आवाज आई। क्या तुम लोग आ रहे हो? बिल्कुल, राजमोहन रॉय चौधरी ने जवाब दिया। लेकिन चाबी ये है, जहां भी संभव हो बाईं ओर मुड़ो। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। धोखा? उन्होंने कहा। पुराने कॉलेज को मत भूलो भाई, सेंट जोसेफ के लड़के क्या कहेंगे? हमारे गौरवशाली स्कूल का आदर्श वाक्य याद है, फ्लोरिड फौना, जिसका अनुवाद होता है, बड़ो तुम छोटे छोटे शैतानों। राजमोहन रॉय चौधरी कुछ कहने ही वाले थे कि रुक्मणी रॉय चौधरी, जो उस दिशा में देख रही थी जहां से वे आए थे, अचानक बोल पड़ी। अरे देखो, उसने कहा। वह आ गया। सबने घूमकर देखा। परमव्रता भट्टाचार्य पगडंडी पर उनकी ओर बढ़ रहा था और उसके साथ एक व्यक्ति था जो आत्ममुग्ध होकर मुस्कुरा रहा था और जोर जोर से बोल रहा था। मिस्टर सतिंदर भाटिया। काबेरी भट्टाचार्य के चेहरे पर असंतोष की झलक आ गई। ओह, अब मुझे याद आया, उसने कहा। यह वही आदमी है जो एलिफेंटाइन जहाज में हमारे टेबल पर बोर कर रहा था। देखो, परमव्रता भट्टाचार्य को। बाकी सभी मुस्कुरा उठे। युवा अमेरिकी की झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसका गहरा सांवला चेहरा संशयपूर्ण दिख रहा था और उसने मिस्टर सतिंदर भाटिया की बातों को टोकने की कोई कोशिश नहीं की। विशेषज्ञ के हाथ में एक बड़ा छपटा चित्रों का केस था, लेकिन यह उसकी भावनाओं से भरी गतिविधियों में कोई बाधा नहीं डाल रहा था। अरे, भैरवनाथ मुखर्जी ने राजमोहन रॉय चौधरी के कान में कहा, वह कुछ चित्र बेचने लाया है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह कहेगा कि ये कॉटमैन के चित्र हैं। जब भी मैं ऐसा चमड़े का केस देखता हूं, मैं कहता हूं, लो, महान दिवंगत फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस बीच परमव्रता भट्टाचार्य और विशेषज्ञ उनके पास पहुंच चुके थे। मिस्टर सतिंदर भाटिया ने महिलाओं को गंभीरता से झुककर प्रणाम किया और भैरवनाथ मुखर्जी को पहचानते ही उसे आत्मीयता से बधाई दी। हम फिर मिले, मेरे मित्र, वह गरजते हुए बोले। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन मैं कभी किसी नाम या चेहरे को नहीं भूलता। मुझसे कुछ भी नहीं छूटता। नहीं नहीं, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे अपना नाम जाते समय बताया था, मुझे याद है। हां, अब मुझे याद आ गया, मिस्टर मेमोरियल, भैरवनाथ मेमोरियल। सभी की नजरें भैरवनाथ मुखर्जी की ओर घूरने लगीं, मानो वे उससे जवाब चाहते हों, लेकिन वह जरा भी परेशान नहीं दिखे। मुझसे कितनी हास्यास्पद भूल हो गई, उन्होंने कहा। मैंने गलती से तुम्हें अपना पता बता दिया था। मेरा नाम भैरवनाथ मुखर्जी है। भैरवनाथ मुखर्जी। अब तुम्हें समझ आया कि गलती कैसे हुई। हालांकि उनकी गंभीरता बिल्कुल परिपूर्ण थी। बाकी लोग खुद को हंसी से रोक नहीं पाए और ओरिएंटल विशेषज्ञ ने उन पर संदेह भरी निगाह डाली। रुक्मणी रॉय चौधरी का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए हल्के से भैरवनाथ मुखर्जी को ठोकर मारी। आप जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य से मिलना चाहते हैं, है ना? उसने मिस्टर सतिंदर भाटिया से पूछा। वह भूल भुलैया में हैं, मैं उन्हें बुला देती हूं। मिस्टर सतिंदर भाटिया रुचि लेते हुए बोले। भूल भुलैया में? अब मैं समझा, वह झाड़ियों में है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग कहते हैं। खैर, आज दोपहर हम सब थोड़े बहुत गार्डन में खोए हुए हैं, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। परमव्रता भट्टाचार्य ने जल्दी से बाकी लोगों का परिचय कराया और राजमोहन रॉय चौधरी ने शिष्टाचारवश आगंतुक से पूछा कि क्या उनका सफर आरामदायक रहा। शानदार, मिस्टर सतिंदर भाटिया ने अपनी मोटी हथेली हवा में फैलाई। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह इतनी दूर है, इसी वजह से मैं थोड़ी देर से आया। फिर मुझे सड़क के उस छोर पर एक पुलिस बैरिकेड में रोक लिया गया, जो इस जगह को मुख्य भूमि से जोड़ती है। इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने पुलिस वाले से भी यही कहा। मुख्य सड़क पर, हां, लेकिन एक छोटे से गांव की शुरुआत में, जो कहीं नहीं जाता, वहां कोई टुक नहीं बनता, जब तक कि उनका चेहरा मुस्कान में फैल गया। अरे हां, अब समझ आया, वे जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य की सुरक्षा के लिए वहां हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा,
उन्हें अपनी टिप्पणी की अनुचितता का एहसास हुआ। वे मुंह खोलकर माफी मांगकर स्थिति और बिगाड़ने ही वाले थे कि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने माहौल संभाल लिया। क्या आपके पास लाइसेंस था? उन्होंने पूछा। यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, वे पूरी गंभीरता से बोले। पुलिस फंड्स काफी कम है और हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ अच्छे जुर्मानों की जरूरत है। 500 की भी मदद होगी, उन्होंने हसरत से जोड़ा। मिस्टर सतिंदर भाटिया जोर जोर से हंस पड़े। क्या मजाक है, क्या मजाक, उन्होंने कहा। मैं पूरी तरह सही था, मुझे किसी भी तरह से नहीं छुआ जा सकता था। मैं भी मजाक करता हूं, उन्होंने गर्व से जोड़ा। अच्छा, डैड कहां है? परमव्रता भट्टाचार्य ने पूछा। अब तक तो वे भूल भुलैया से बाहर आ ही गए होंगे। हालो डैड, 1 मिनट ठहरो। उसकी आवाज धूप में नहाए हुए शांत बगीचे में गूंज उठी। जिस जगह वह खड़ा था वहां से आवाज की गूंज खेतों के पार मजाक उड़ाने वाली प्रतिध्वनि के रूप में लौटी, पर कोई जवाब नहीं आया। वह चालाकी कर रहे हैं, कावेरी भट्टाचार्य बोली। वह खो गए हैं। चलो अंदर चलकर उन्हें बाहर निकालते हैं, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। शर्त लगाती हूं कि उन्होंने केंद्र नहीं ढूंढा, पर उन्होंने जरूर ढूंढ लिया होगा, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। मैंने उन्हें चाबी बता दी थी। परमव्रता भट्टाचार्य, फिर से बुलाओ। डैड, सच में? परमव्रता भट्टाचार्य की आवाज और ऊंची हो गई। यहां एक मेहमान आपसे मिलने आया है, आपको बाहर आना ही होगा। एक बार फिर जवाब में सिर्फ गूंज मिली। कावेरी भट्टाचार्य की आंखों में हल्की चिंता झलक उठी। मुझे उम्मीद है कि वे ठीक होंगे, उसने कहा। उसकी चिंता धीरे धीरे सब में फैलने लगी। भैरवनाथ मुखर्जी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह यव की झाड़ी के खुलने वाले रास्ते की ओर तेजी से बढ़े। मिस्टर उत्पल भट्टाचार्य, उन्होंने जोर से पुकारा, कृपया जवाब दें, आप हमें डरा रहे हैं। अब वे सभी और अधिक बेचैनी से सुनने लगे। उनके दिमाग में एक अनजाना सा खतरे का एहसास और गहराने लगा। वे जवाब नहीं दे रहे, मिस्टर सतिंदर भाटिया ने मूर्खता से कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी तेजी से आगे बढ़ी। आओ राजमोहन, हम इस जगह में अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। मैं सीधा केंद्र की ओर जाऊंगी, तुम ब्लाइंड एलिस देखो। वह हरी झाड़ियों में गुम हो गई। राजमोहन रॉय चौधरी उसके पीछे पीछे। बाकी सभी भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर इकट्ठे होकर सांस रोके सुन रहे थे। अचानक कावेरी भट्टाचार्य जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज भयभीत और विनती करती हुई थी। डैडी, डैडी, मुझे जवाब दो। परमव्रता भट्टाचार्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा। यह पागलपन है, वे जरूर अंदर ही होंगे, यहां से कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, है ना? मुझे नहीं लगता, भैरवनाथ मुखर्जी ने अनजानी गंभीरता से कहा। भूल भुलैया में कभी दूसरा दरवाजा नहीं होता। रुक्मणी रॉय चौधरी की आवाज ने सबको चौंका दिया। मैं केंद्र में पहुंच गई हूं, यहां उनका कोई निशान नहीं है। राजमोहन, जरा रुको। राजमोहन रॉय चौधरी की आवाज आई। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? उस झूठे निकास को देखो जो केंद्र से बाहर जाता है। खोज तेजी से लेकिन डर से भरी चुप्पी में जारी रही। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, जो अब तक भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर मूर्खतापूर्ण खड़े थे, अब परमव्रता भट्टाचार्य और कावेरी भट्टाचार्य की ओर मुड़े। तुम दोनों उस ओर जाओ, उन्होंने कहा, और मैं इधर से घूमता हूं। शायद उन्हें कोई और रास्ता मिल गया हो। मैं क्या करूं? मिस्टर सतिंदर भाटिया ने पूछा। तुम यहीं रहो और हमें बुलाना अगर कोई बाहर आता है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा और भूल भुलैया के पूर्वी किनारे की ओर तेजी से बढ़े। उन्होंने मुश्किल से झाड़ी पर चढ़कर खेत के किनारे बनी खाई के सहारे चलना शुरू किया। मिनटों में वे भूल भुलैया के चौथे किनारे से लगी सड़क पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात परमव्रता भट्टाचार्य से हुई। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उनकी खोज बेकार गई। यह हास्यास्पद है, परमव्रता भट्टाचार्य अचानक बोले, मानो किसी अनकहे सवाल का जवाब दे रहे हों। हम बस बेवजह घबरा रहे हैं, निश्चित ही। यह पूरी जगह एक आइस बॉक्स जितनी मजबूत है। यहां कोई और रास्ता नहीं है सिवाय उसी के जिससे वे अंदर गए थे। वे जरूर अंदर ही हैं, वह हमारे साथ मजाक कर रहे होंगे।
शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितने बेचैन हो रहे हैं। पर उनकी आवाज उनके शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी स्तब्ध से लग रहे थे। चलो बाकी लोगों के पास चलते हैं, उन्होंने कहा। वह शायद उन्हीं के साथ होंगे। पीछे सड़क पर हल्की पदचाप सुनकर वे उम्मीद से मुड़े। वह रुक्मणी रॉय चौधरी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी भूरी आंखें भय और अविश्वास से बड़ी हो गई थीं। भैरवनाथ, उसने घबराई हुई आवाज में कहा, वह गायब हो गए हैं। राजमोहन रॉय चौधरी। और मैंने भूल भुलैया का कोना कोना छान मारा, पर उनका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे वे जमीन में समा गए हों। भूल भुलैया में और ज्यादा समय बिताने का कोई फायदा नहीं, रुक्मणी रॉय चौधरी ने निराशा से कहा। वह यहाँ नहीं हो सकते। वह और काबेरी भट्टाचार्य यू वृक्षों की बनी पहेली के प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी स्ट्राउट के दूसरी तरफ पुलिस ट्रैप से बात करने के लिए भागे थे। राजमोहन रॉय चौधरी अब भी भूल भुलैया के हर कोने को जिद्दी दृढ़ता से खोज रहा था, जबकि परमव्रता भट्टाचार्य पूरे मैदान में छानबीन कर रहे थे। मिस्टर सतेंद्र भाटिया, जिनके चेहरे पर आश्चर्य की जमी हुई भाव भंगिमा थी, लॉन पर एक डेक चेयर में सीधे बैठे थे। उनकी चमड़े की अटैची उनके घुटनों पर थी और वह इस पूरे मामले से पूरी तरह उलझन में लग रहे थे। भूतू सोना हमेशा की तरह जब उसकी जरूरत पड़ सकती थी पूरी तरह से गायब हो चुका था। काबेरी भट्टाचार्य का चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था। वह अपने भाई की तरह लगने लगी थी। पिछले 10 मिनट में उसके चेहरे की विशेषताएं और तीखी और आंखें और बड़ी हो गई थीं। रुक्मणी रॉय चौधरी पूरी तरह से घबरा गई थी। लेकिन यह असंभव है, उसने कहा, और उसका स्वर आखिरी शब्द पर थोड़ा ऊंचा हो गया। वह गायब नहीं हो सकते। यह तो किसी जादू की तरह लग रहा है। काबेरी भट्टाचार्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसके होंठ बस खामोशी से हिलते रहे। वह कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वे हमारा पीछा करते करते यहां तक आ गए हैं। मुझे पता था कि हम उनसे बच नहीं सकते। मुझे पता था। उसने सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक्मणी रॉय चौधरी ने उसके चेहरे की हालत देखकर तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, ठीक उसी समय जब वह बेहोश होकर गिरने लगी थी। अब जब रुक्मणी रॉय चौधरी के सामने एक ऐसा संकट था जिससे वह निपट सकती थी, तो उसकी व्यावहारिक सोच ने फिर से नियंत्रण पा लिया। उसने काबेरी भट्टाचार्य को धीरे से जमीन पर बिठाया और उसका सिर घुटनों के बीच झुका दिया। राजमोहन रॉय चौधरी को बुलाने के लिए उसने जोर से आवाज लगाई और वह भूल भुलैया से हड़बड़ाते हुए बाहर आया। उसने घबराहट में एक छोटी सी चीख निकाली जब उसने काबेरी भट्टाचार्य को घास पर बेहोश पड़ा देखा और तेजी से उनकी ओर भागा। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। हे भगवान, ये मर तो नहीं गई? उसने घबराकर कहा। बिल्कुल नहीं, तुम बेवकूफ, रुक्मणी रॉय चौधरी चिढ़कर बोली, जिसकी घबराहट अब चिड़चिड़ाहट में बदल गई थी। इसे उठाकर घर ले चलो, ये बस बेहोश हो गई है। बेचारी बहुत डर गई है। और मैं भी। राजमोहन, आखिर वह गए कहां? राजमोहन रॉय चौधरी रुक्मणी रॉय चौधरी की बात सुन ही नहीं रहा था। वह सफेद चेहरे वाली काबेरी भट्टाचार्य को अपनी बाहों में लिए खड़ा था और जो कुछ भी वह सोच रहा था उसे रुक्मणी रॉय चौधरी से साझा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने काबेरी भट्टाचार्य को अंदर ले जाकर उसके बिस्तर पर लिटाया और अपनी बहन को उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। फिर वह वापस भूल भुलैया में चला गया। उसकी तर्कशीलता उसे इसे छोड़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। राजमोहन रॉय चौधरी ने फिर से भूल भुलैया के संकरे रास्तों में प्रवेश किया, उन गलियों से दोबारा गुजरा जहां वह पहले ही खोजबीन कर चुका था। अंततः पश्चिमी ओर के एक बंद गली में रुककर उसने सामने की हेज को ध्यान से देखा। यू के पेड़ों में से एक सूख चुका था और जमीन के पास एक बड़ा छेद था जो उस खाई की ओर जाता था जो बगीचे से सटी हुई घास के मैदान के किनारे थी। राजमोहन रॉय चौधरी खुद उस छेद से होकर निकल गया। यह करना अपेक्षाकृत आसान था। इस खोज से उसे कुछ राहत मिली। कम से कम इससे जादू वाला तत्व हट गया था जिसे रुक्मणी रॉय चौधरी ने महसूस किया था और जो उसकी व्यावहारिक सोच को अस्वीकार्य लग रहा था
वह जिस खाई में पहुंचा था वह सूखी थी और हाल ही में साफ की गई थी। वह बिना किसी रुकावट के दोनों दिशाओं में देख सकता था, बाएं ओर सड़क तक और दाएं ओर खेत के आखिरी छोर तक, जो लगभग 200 गज दूर था। घास कटने के लिए तैयार थी और उसकी ऊंचाई राजमोहन रॉय चौधरी के सिर से भी ज्यादा थी। अगर यहां कोई छिपा होता तो उसे देख पाना नामुमकिन होता। एक छोटी सेना भी इस चौड़ी सूखी खाई में छिप सकती थी बिना सड़क से दिखे, लेकिन संघर्ष के कोई भी संकेत मौजूद नहीं थे। असंतुष्ट होकर राजमोहन रॉय चौधरी उसी रास्ते से भूल भुलैया में वापस लौट आया। उसने उस बंद गली को एक बार फिर ध्यान से परखा। वह वहीं खड़ा सोच रहा था जब सड़क से मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की आवाज सुनाई दी। हेलो, कोई अंदर है? राजमोहन रॉय चौधरी ने उत्सुकता से जवाब दिया। कोई खबर मिली? एक भी सुराग नहीं। यह अब तक की सबसे अजीब चीज है जिससे मैं टकराया हूं, परमव्रता भट्टाचार्य ने जवाब दिया। और तुम्हें कुछ मिला? मुझे नहीं पता, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। घास के मैदान के किनारे वाली खाई में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह मुड़े और सूखे यू के पेड़ के पास बने छेद के पास बैठ गए। थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी आ गए, खाई में लड़खड़ाते हुए। भैरवनाथ मुखर्जी को असमान जमीन पर चलते हुए खासा फिसलना पड़ा। यह देखो, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा, जहां तक मेरी समझ है भूल भुलैया में अंदर आने और बाहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है, मुख्य द्वार को छोड़कर, और मैंने पूरे इलाके को बारीकी से छान मारा है। सवाल यह है कि किसी ने उसे बाहर कैसे निकाला, बिना किसी आवाज के और बिना किसी संघर्ष के। यहां किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं दिखता और हमने जरा सा भी शोर नहीं सुना। और हमने तुम्हें अब तक की सबसे अजीब बात नहीं बताई, परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा। वहां 2 पुराने पुलिस वाले थे और वे कसम खाकर कहते हैं कि आज दोपहर 4 बजे के बाद से रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम से न तो कोई गाड़ी बाहर गई है और न ही कोई पैदल यात्री निकला है। और यही नहीं, मैं भोलानाथ के भाई हैरी से भी मिला, जो सड़क किनारे सराय के बाहर बैठा था। उसने भी यही कहा कि उसने वहां कोई नहीं देखा सिवाय मिस्टर सतिंदर भाटिया के, जो रास्ता पूछने के लिए रुके थे और जिनसे वह खासा प्रभावित दिख रहा था। राजमोहन रॉय चौधरी ने उसकी ओर घूरा। तो फिर वह जरूर इस एस्टेट में ही कहीं होगा, उसने कहा, और यह विचार उसे कुछ राहत देता लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी याददाश्त खो दी हो? क्या वह पहले कभी इस तरह गायब हुआ है? यह पहली बार था जब किसी ने इस रहस्य को किसी सामान्य कारण से जोड़ने की कोशिश की थी। परमव्रता भट्टाचार्य ने इस विचार को आशा के साथ पकड़ लिया। नहीं, उसने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मान लो कि उसे अचानक कोई मानसिक झटका लगा हो। उसने हाल ही में जो कुछ सहा है वह किसी के भी दिमाग पर असर डाल सकता है। हो सकता है कि वह यूं ही कहीं भटक गया हो। क्यों न पूरे गांव को इकट्ठा करके उसे ढूंढा जाए। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतनी छोटी सी जगह में लंबे समय तक गायब रह सकता है। बिल्कुल, राजमोहन रॉय चौधरी ने धीरे से कहा। एक और संभावना है, एस्चुरी, खाड़ी। क्या वे उसे नाव से ले जा सकते थे? इसका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। इतने छोटे इलाके में 2-3 लोगों का किसी कैदी के साथ जाना जरूर किसी को दिखता। हाई टाइड कब था? राजमोहन रॉय चौधरी यही मैं सोच रहा था, राजमोहन रॉय चौधरी ने जवाब दिया। हाई टाइड करीब 5 बजे था। जब वह गायब हुआ तब भी पानी ऊपर ही रहा होगा। फिर भी हमें गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए। वे जरूर जानेंगे कि आसपास कोई अजनबी आया है या नहीं। अब जब सोचता हूं तो इस जगह में कुल मिलाकर सिर्फ 6 नावें हैं। फिर वह अचानक रुककर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यह सब कावेरी भट्टाचार्य को बता देना चाहिए? खास तौर पर मानसिक झटके वाली बात। वह 20 मिनट पहले यहीं बेहोश हो गई थी और मैं उसे अंदर ले गया था। अभी वह रुक्मणी रॉय चौधरी के साथ है, लेकिन अगर हम उसे जरा भी तसल्ली दे सकते हैं तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए। वे भूल भुलैया से बाहर निकलते हुए घर की ओर मुड़ गए। बिल्कुल, परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा। स्टाफ अभी पूरे इलाके में खोजबीन कर रहा है।
हमें किसी भी पल कोई खबर मिल सकती है। तभी बाकी लोगों को एहसास हुआ कि परमव्रता भट्टाचार्य कितने तनाव में था। कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने आश्वासन दिया। लेकिन उनके पीले चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। जब वे घर पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। रुक्मणी रॉय चौधरी दौड़ती हुई बाहर आई। उन्होंने उसे अपनी खोज के बारे में बताया और जब उसे यकीन हो गया कि फिलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता तो उसने कहा, मैंने टेबल पर ठंडा खाना रख दिया है, तुम्हें खा लेना चाहिए। मैं कावेरी भट्टाचार्य को भी खाने के लिए मना रही हूं। शायद अगर तुम सब बैठकर सोचो तो कोई समाधान निकाल सको। अभी तो कुछ भी तर्कसंगत नहीं लग रहा। जब वे डाइनिंग रूम में घुसे तो वहां बैठे मुस्कुराते हुए मिस्टर सतिंदर भाटिया को देखकर वे चौंक गए। ओह, रुक्मणी रॉय चौधरी अचानक बोल पड़ी, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भूल ही गई थी, माफ करना। कोई बात नहीं, मिस्टर सतिंदर भाटिया ने आत्मसंतोष से कहा, मैं मिस्टर लॉबेट से मिलने तक इंतजार कर लूंगा। फिर उन्होंने रहस्यमय स्वर में कहा, दरअसल मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि उन्हें दिलचस्प लगेगा। उन्होंने अपनी चमड़े की अटैची पर हल्के से थपकी दी। कोटमैन के कामों को अब जाकर सही मूल्य मिलने लगा है और जब से उनकी कृतियों की अहमियत जानी गई है, उनकी कृतियां स्वाभाविक रूप से दुर्लभ हो गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके ग्रेटा काल की अब तक अज्ञात पेंटिंग की खोज बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी कद्र की जानी चाहिए। फिर उन्होंने एक भव्य इशारा करते हुए सिल्वर क्लैप्स खोलने शुरू किए। उनकी बातों से बाकी सभी के चेहरों पर जो उलझन थी वह अब अविश्वास में बदल गई जब उन्होंने एहसास किया कि मिस्टर सतिंदर भाटिया का ध्यान अभी भी एक पेंटिंग बेचने पर ही टिका हुआ था। परमव्रता भट्टाचार्य उसके पास गया। आप हमें माफ करेंगे, उसने कहा। मुझे लगा था कि आप समझ चुके हैं। मेरे पिता रहस्यमय तरीके से, वह गायब शब्द कहने से हिचकिचाया। मेरा मतलब है कि हमें वे कहीं नहीं मिल रहे हैं। मिस्टर सतिंदर भाटिया मुस्कुराए और हाथ फैला दिए। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, मैं इंतजार कर लूंगा। परमव्रता भट्टाचार्य ने अपना धैर्य खो दिया। क्या आप समझ नहीं रहे? उसने कहा। हमें नहीं पता कि वे कहां हैं। मिस्टर सतिंदर भाटिया की शांत मगर उलाहना देती मुस्कान टस से मस नहीं हुई। मैं यहां दूसरी पेंटिंग का मूल्यांकन करने आया हूं, उन्होंने कहा। मेरा कोटमैन बेचने का कोई दबाव नहीं होगा। मैं इतनी दूर आया हूं तो रुकूंगा। उसकी यह हकीकत को अनदेखा करने वाली प्रसन्नता उनके लिए असहनीय थी। राजमोहन रॉय चौधरी को उसे जोर से झिड़कने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। परमव्रता भट्टाचार्य ने लाचार होकर सिर घुमा लिया। अच्छा, तो इंतजार करो, उसने कहा और साफ तौर पर उस आदमी को अपने दिमाग से निकाल दिया। मिस्टर सतिंदर भाटिया ने झुककर प्रणाम किया और अपनी कीमती अटैची को गोद में रखकर फिर बैठ गया। तभी भूतू सोना के एक तीखे और अधीर भौंकने की आवाज आई, जिससे वे सभी चौंक गए। कमबख्त, राजमोहन रॉय चौधरी ने आदतन उठते हुए कहा और दरवाजा खोलने चल दिया। छोटे कुत्ते ने अंदर आकर चुपचाप पैरों से फर्श पर कदम रखे। कमरे में बैठे लोग बस यंत्रवत खा रहे थे, बमुश्किल कोई बातचीत कर रहे थे। वे बस उसी स्पष्ट मानसिक स्थिति का इंतजार कर रहे थे जिसका रुक्मणी रॉय चौधरी ने जिक्र किया था। ओह, नीचे रहो डार्लिंग, नीचे, रुक्मणी रॉय चौधरी ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, जब कमरे का एकमात्र भोजन में रुचि रखने वाला जीव उसके हाथ पर पंजे रखने लगा। आह, मिस्टर सतिंदर भाटिया ने बातचीत शुरू करने के अंदाज में कहा, कुत्ता हिंदुओं के लिए पवित्र प्राणी। किसी ने भी उनकी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजमोहन रॉय चौधरी ने उदास मन से उस छोटे से आवारा कुत्ते की ओर देखा, जैसे कोई प्रेरणा पाने की कोशिश कर रहा हो, और फिर उसे जो मिला वह अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। कुत्ते के कॉलर की धातु की रिंग में एक छोटी सी मुड़ी टुड़ी हुई कागज की पर्ची फंसी हुई थी। बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी इंसान ने उसे वहां रखा था। राजमोहन रॉय चौधरी के कुछ कहने से पहले ही भैरवनाथ मुखर्जी ने भी उसे देख लिया था। उसने कुत्ते को पास बुलाया।
सबकी आंखें उत्सुकता से उस पर टिक गईं जब उसने कागज को धीरे धीरे खोलकर मेज पर फैलाया। वे अपनी सीटों से उठकर उसके चारों ओर जुट गए, उसके कंधे के ऊपर से झांकने लगे। वह एक नोटबुक का पन्ना था जिस पर कुछ शब्द ऐसे लिखे गए थे मानो लेखक ने उन्हें बेहद मुश्किल परिस्थिति में लिखा हो। परमव्रता भट्टाचार्य ने कांपती आवाज में संदेश पढ़ा। मैं सुरक्षित हूं अगर नीला सूटकेस खोया न हो। यह आखिरी हिस्सा मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा। कागज थोड़ा मुड़ा हुआ है। ओह, रुको जरा। हां, अब दिख रहा है। पुलिस को इससे दूर रखना, बिना पुलिस के ज्यादा सुरक्षित। वे एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे। क्या यह तुम्हारे पिता की लिखावट है? राजमोहन रॉय चौधरी ने पूछा। हां, यह उनका ही लिखा है, परमव्रता भट्टाचार्य ने सहमति में सिर हिलाया। और यह पन्ना भी उनकी नोटबुक से फाड़ा हुआ लग रहा है। उसने सिर उठाकर बाकी लोगों की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का मिला-जुला भाव था। सड़कों पर किसी का नामो निशान नहीं, इलाके में कोई अजनबी नहीं, और फिर अचानक यह, उसने भारी आवाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है यह क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो गया हूं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।